दोस्तों, आज हम एक ऐसी कम्युनिटी की बात करेंगे जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 0.4% है। इतनी छोटी माइनॉरिटी, लेकिन इम्पैक्ट। देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कंट्रोल करते हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक जैन्स की लिटरेसी रेट 94.9% है, जो पूरे इंडिया में हाईएस्ट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि लगभग 70% जैन्स इंडिया के टॉप वेल्थ ब्रैकेट में आते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उनके पास पैसा कितना है, सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। आज हम डॉट्स कनेक्ट करेंगे कि कैसे एक वॉरियर क्लैन एक बिजनेस क्लैन में बदल गई, कैसे एक भयानक अकाल ने एक पूरे धर्म को दो हिस्सों में बांट दिया, दिगंबर और श्वेतांबर। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका सरनेम। अगर आप शाह हैं, गांधी हैं, मेहता हैं या अग्रवाल हैं, तो आपकी फैमिली हिस्ट्री का लॉजिक क्या है? हजारों साल पहले क्या हुआ था जिसने आज आपकी आइडेंटिटी बनाई? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको स्कूल की हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि 0.4% आबादी वाला समाज इतना इन्फ्लुएंशियल कैसे हो सकता है। इसका जवाब जानने के लिए हमें 5000 साल पीछे जाना होगा, उस दौर में जब इस देश की नींव रखी जा रही थी। और उस नींव के सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स में से एक थे भगवान ऋषभदेव। भाग 1। समाज के पहले आर्किटेक्ट ऋषभदेव। जैन धर्म को अक्सर लोग 6ठी सेंचुरी बीसी से स्टार्ट मानते हैं, भगवान महावीर के साथ। लेकिन जैन ट्रेडिशन के हिसाब से ये धर्म अनादि है, यानी इटर्नल। इस टाइम साइकिल के पहले डॉट हैं भगवान ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिए। ऋषभदेव के वक्त को भोग भूमि कहा जाता था, एक ऐसी जगह जहां लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। कल्प वृक्ष सब कुछ दे देते थे। लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ी और रिसोर्सेज कम हुए, तब ऋषभदेव ने ह्यूमैनिटी को कर्म भूमि यानी एज ऑफ एक्शन में एंटर करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉट है, किसी भी सभ्यता के लिए ट्रांजिशन का पॉइंट। जब नेचर अपने आप सब कुछ देना बंद कर देती है, तब इंसान को सोचना पड़ता है, इनोवेट करना पड़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइज होना पड़ता है। ऋषभदेव ने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए षट कर्म यानी 6 प्रोफेशन सिखाए। असी, तलवार चलाना, डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहां से क्षत्रिय वर्ण की शुरुआत हुई। मासी, राइटिंग और लिटरेचर। कृषि, फार्मिंग और एग्रीकल्चर। विद्या, साइंस और टेक्निकल स्किल्स। वाणिज्य, ट्रेड और बिजनेस, यहां से वैश्य वर्ण का डॉट कनेक्ट होता है। शिल्प, आर्ट्स और आर्किटेक्चर। अब सोचिए, 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान अभी भी शिकार और खानाबदोशी पर निर्भर थे, उस वक्त ऋषभदेव ने सोसाइटी का एक कंप्लीट फ्रेमवर्क दे दिया था। द कनेक्शन। ऋषभदेव ने सिर्फ धर्म नहीं सिखाया, उन्होंने सोसाइटी का बेसिक ब्लूप्रिंट बनाया। उन्होंने 72 साइंसेज मर्दों को और 64 आर्ट्स औरतों को सिखाईं। उनके बेटे राजा भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन यहाँ एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर जैन धर्म का फाउंडेशन असी यानी वॉरफेयर पर रखा गया था, तो आज जैन इतने पीसफुल और बिजनेस ओरिएंटेड कैसे बन गए? इसका जवाब छिपा है भगवान महावीर के पीरियड में। वो ट्रांजिशन कैसे हुआ, एक वॉरियर सोसाइटी से एक अहिंसक बिजनेस फोकस्ड कम्युनिटी में? इसका जवाब जानने के लिए हमें समझना होगा कि महावीर ने अहिंसा को कितने एक्सट्रीम लेवल पर डिफाइन किया। भाग 2, द ग्रेट स्किज्म, एक अकाल जिसने एक आस्था को बांट दिया। अब जंप करते हैं लगभग 2500 साल पीछे। भगवान महावीर, 24वें तीर्थंकर, ने अहिंसा को इतने एक्सट्रीम लेवल पर एस्टैब्लिश कर दिया कि जैन समाज के लिए वॉरफेयर तो छोड़ो, फार्मिंग करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि फार्मिंग में इंसेक्ट्स मरते हैं। महावीर ने कहा, जियो और जीने दो। लेकिन उनका जियो और जीने दो इतना एक्सटेंसिव था कि उसमें चींटी से लेकर कुत्ते तक, पेड़ पौधों से लेकर पानी में रहने वाले जीवों तक सब शामिल थे। एक जैन मुनि के लिए पानी छानकर पीना जरूरी था, ताकि उसमें के छोटे जीव ना मरे। ये थी उस समय की कठोरता। लेकिन महावीर के निर्वाण के लगभग 200 साल बाद एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने जैन समाज को जियोग्राफिकली 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, द ग्रेट फैमिन। मगध में एक भयानक 12 साल का अकाल पड़ा। .1, द माइग्रेशन। आचार्य भद्रबाहु ने प्रेडिक्ट किया कि नॉर्थ में सर्वाइवल नामुमकिन है। वो लगभग 12,000 फॉलोअर्स के साथ साउथ इंडिया, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक चले गए। उन्होंने महावीर की अपरिग्रह ट्रेडिशन को फॉलो किया और कपड़े नहीं पहने। ये बने दिगंबर यानी स्काई क्लैड। .2, द स्टेबैक्स।
जो मंक्स मगध में ही रुक गए, उनका लीडरशिप स्थूलभद्र ने किया। एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइवल के लिए उन्होंने सफेद कपड़े पहनना शुरू किया। ये बने श्वेतांबर यानी व्हाइट क्लैड। द कॉन्फ्लिक्ट। जब फेमिन खत्म हुआ और सदर्न मंक्स वापस आए तो उन्होंने देखा कि नॉर्दर्न मंक्स के रिचुअल्स बदल चुके हैं। सबसे बड़ा झगड़ा आगम यानी स्क्रिप्चर्स पर हुआ। दिगंबरों ने कहा कि ओरिजिनल नॉलेज खोने की वजह से उन्होंने पाटलिपुत्र काउंसिल के स्क्रिप्चर्स को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग डॉट है कि आप जानते हैं कि इस काउंसिल के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो ज्यादातर श्वेतांबर सोर्सेस से मिलती है। दिगंबर परंपरा के पास अपने ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है। उनके मुताबिक वो खो गए। ये हिस्ट्री में एक बड़ा गैप बनाता है। डिफरेंस कनेक्ट कीजिए। दिगंबर कहते हैं कि महावीर कभी मैरिड नहीं थे, बाल ब्रह्मचारी, जबकि श्वेतांबर कहते हैं उनकी एक बेटी थी, प्रियदर्शना। दिगंबर कहते हैं कि औरतें मोक्ष नहीं पा सकती, बिना मर्द बने रीबॉर्न हुए, जबकि श्वेतांबर कहते हैं कि मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर एक औरत थीं। इन डिफरेंसेस ने दो अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर्स को जन्म दिया जो आज भी हम देखते हैं। एक दक्षिण में दिगंबर परंपरा जहां मुनि पूरी तरह नग्न रहते हैं, और एक उत्तर में श्वेतांबर परंपरा जहां सफेद वस्त्र पहने मुनि और साध्वियां दिखती हैं। लेकिन ये डिवीजन सिर्फ धार्मिक नहीं था, इसने सोशल स्ट्रक्चर, बिजनेस नेटवर्क्स और यहां तक कि सरनेम्स को भी डिफाइन किया। अब हम बात करेंगे उस मेटामॉर्फोसिस की, कैसे राजपूत योद्धा जैन व्यापारी बने। भाग 3, द मेटामॉर्फोसिस, राजपूत वॉरियर्स से जैन ट्रेडर्स तक। अब बात करते हैं आपके एंसेस्टर्स की। अगर आप राजस्थान या गुजरात के जैन हैं तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि 8वीं से 13वीं सेंचुरी के बीच राजस्थान में एक मास कन्वर्जन हुआ। राजपूत वॉरियर्स ने ढेर सारी संख्या में जैन धर्म अडॉप्ट किया। इसका लॉजिक बहुत सिंपल था, अहिंसा। जब वॉरियर्स ने तलवार छोड़ी तो उन्होंने अपनी ब्रेवरी को बिजनेस की स्ट्रैटेजी में बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने सारे राजपूत अचानक से जैन क्यों बनने लगे? इसके पीछे एक सोशियो इकोनॉमिक रीजन था। राजपूत काल में लगातार युद्ध हो रहे थे और एक नया धर्म जो अहिंसा की बात करता था उसने लोगों को एक अलग रास्ता दिखाया, युद्ध से शांति की तरफ और तलवार से तराजू की तरफ। चलिए डॉट्स कनेक्ट करते हैं हमारे मेजर जैन कम्युनिटीज के साथ। 1. ओसवाल, द लेजेंड ऑफ ओसिया। जोधपुर के पास एक जगह है ओसिया, उपकेशपुर। लेजेंड कहता है कि आचार्य रत्नप्रभ सूरी ने वहां के राजपूत राजा उत्पल देव और उनके पूरे क्लैन को कन्वर्ट किया। उनकी कुल देवी चामुंडा देवी जो मीट मांगती थीं, उन्हें सचिया माता बनाया गया जो अब वेजिटेरियन देवी थीं। ओसवाल आज 1444 गोत्रों में डिवाइडेड है, लेकिन इनके सरनेम्स जैसे चौहान, परमार, पमार, सोलंकी इनके राजपूत ओरिजिन्स को आज भी शो करते हैं। 2. अग्रवाल, द अग्रोहा लेगेसी। महाराजा अग्रसेन जो अग्रोहा हरियाणा के सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे, उन्होंने एनिमल सैक्रिफाइस देखकर यज्ञ रोक दिया। उन्होंने 18 बच्चों के नाम पर 18 गोत्र बनाए, जैसे गर्ग, गोयल, बंसल, टिंगल, मंगल, जिंदल। इनकी ट्रेडिशन में एक यूनिक सिस्टम था। अगर कोई नया बंदा अग्रोहा में सेटल होता तो हर घर उसे 1 ईंट और 1 रुपया देता। इससे वो अपना घर और बिजनेस खड़ा कर लेता। ये ध्यान दीजिए, ये 5000 साल पुराना वेलफेयर स्टेट था, कम्युनिटी फंडिंग का एक ऐसा मॉडल जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। 3. खंडेलवाल, द खंडेला स्टोरी। राजस्थान के खंडेला टाउन में आचार्य जिनसेन ने राजा गिरी खंडेल और उनके 83 चीफ्स को कन्वर्ट किया। इससे 84 गोत्र बने। खंडेलवाल दिगंबर ट्रेडिशन के सबसे बड़े पिलर्स माने जाते हैं। इनके सरनेम्स जैसे गोधा, कासलीवाल, निमाड़ और पटनी उनके गांव के नाम पर रखे गए थे। 4. पोरवाल, द प्रागवाट क्लैन। इनका ओरिजिन मेवाड़ के प्रागवाट रीजन से है। ये लोग मिडीवल इंडिया के सबसे अमीर जैन माने जाते थे। रणकपुर टेम्पल और दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू इन्हीं पोरवाल मिनिस्टर्स वस्तुपाल तेजपाल धरना शाह ने बनवाए थे। सोचिए, इतने भव्य मंदिर बनवाने के लिए कितनी वेल्थ चाहिए होगी, और ये वेल्थ उन्होंने ट्रेड और बिजनेस से कमाई थी। द रिजल्ट, इन कन्वर्जन्स ने जैन समाज को एक मर्चेंट एलीट क्लास बना दिया जिसका नेटवर्क पूरे सिल्क रूट और इंडियन ट्रेड रूट्स पर फैला हुआ था। और यहीं से शुरू होता है सरनेम्स का इतिहास, क्योंकि जब ये कम्युनिटीज बिजनेस में आईं तो उनके नाम उनके प्रोफेशन और उनके गांव से जुड़ने लगे। भाग 4, द सरनेम इंसाइक्लोपीडिया। नाम में क्या रखा है? चलिए अब उन नामों को डिकोड करते हैं जो आप रोज सुनते हैं। जैन सरनेम्स 2 तरह के होते हैं, ऑक्यूपेशनल यानी काम के हिसाब से, और जियोग्राफिकल यानी जगह के हिसाब से। ऑक्यूपेशनल सरनेम्स, कनेक्टिंग द प्रोफेशनल डॉट्स। शाह
ये पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है किंग। जैन कॉन्टेक्स्ट में ये उन वेल्थ क्रिएटर्स के लिए था जो बैंक्स चलाते थे और रॉयल फैमिलीज को फाइनेंस करते थे। आज भी गुजरात और राजस्थान में शाह सरनेम वाली लोग बिजनेस में डोमिनेट करते हैं। मेहता, संस्कृत वर्ड महिता यानी ग्रेट या प्रेज्ड। ये रॉयल कोर्ट्स में एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग संभालते थे। गुजरात में मेहता समुदाय को नगर ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो शो करता है कि ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी माहिर थे। गांधी, ये धर्म से लेना देना नहीं है। गंध यानी फ्रेग्रेंस। ये लोग परफ्यूम सेलर्स, ग्रोसर्स या फार्मासिस्ट्स थे। हाँ, महात्मा गांधी का फैमिली बैकग्राउंड भी यही था। वो मोद बनिया कम्युनिटी से आते थे जो मूलतः ग्रोसर्स थे। संघवी, ये एक टाइटल है। जो अमीर श्रावक पूरे संघ के लिए तीर्थ यात्रा ऑर्गेनाइज और फंड करता था, उसे संघवी कहा जाता था। ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं था। पूरे कारवां को लेकर पैदल यात्रा करना, रास्ते में खाने पीने का इंतजाम करना, जानवरों से बचाव, ये सब संघवी की जिम्मेदारी थी। पारीख या पारीख, संस्कृत वर्ड परीक्षक यानी एग्जामिनर। इनका काम था मेटल्स और कॉइन्स की प्योरिटी चेक करना, सोने चांदी की शुद्धता जांचना, नकली सिक्के पकड़ना, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम था। कोठारी, कोठार यानी ट्रेजरी या स्टोर हाउस। जो ट्रेजरी के इंचार्ज थे वो कोठारी बने। आज भी बिजनेस में कोठारी सरनेम वाले लोग अकाउंटिंग और फाइनेंस में एक्सपर्ट होते हैं। भंडारी, इनका काम भी रॉयल ट्रेजरी संभालना था। भंडार यानी गोदाम। जो राजा के गोदामों की देखभाल करता वो भंडारी कहलाया। सोनी, जो लोग ज्वेलरी और गोल्डस्मिथ का काम करते थे। सोना शब्द से बना है सोनी। जियोग्राफिकल सरनेम्स, कनेक्टिंग द टेरिटोरियल डॉट्स। अजमेरा, जो अजमेर से आए। कासलीवाल, जो सीकर के कासली गांव से है। पटनी, जो पाटन गुजरात से बिलोंग करते हैं। सोगानी, जो सोगाने गांव से आए। बाकलीवाल, जो बाकली गांव से है। नागौरी, जो नागौर से आए। मारू, ये मारवाड़ से बना है। मारवाड़ी जैन्स को अक्सर मारू कहा जाता था। इंपॉर्टेंट डॉट, बहुत से जैन्स ने मॉडर्न टाइम्स में अपनी जाति छोड़कर सिर्फ जैन सरनेम अडॉप्ट किया ताकि कम्युनिटी यूनिटी बनी रहे। आज कई लोग जैन को ही अपना सरनेम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ओसवाल हो, अग्रवाल हो या खंडेलवाल। लेकिन सरनेम सिर्फ पहचान नहीं थे, ये एक नेटवर्क थे, और इस नेटवर्क ने भारत के इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक बड़ा रोल प्ले किया, खासकर मुगल और ब्रिटिश काल में। भाग 5, मुगल और ब्रिटिश इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। जैन्स का इम्पैक्ट सिर्फ रिलीजियस नहीं था, वो जियोपॉलिटिकल था। कनेक्ट कीजिए 16th सेंचुरी के हीर विजय सूरी को एम्परर अकबर के साथ। सूरी जी के इन्फ्लुएंस में आकर अकबर ने कई दिनों तक मीट खाना बंद किया, एनिमल स्लॉटर बैन किया और जजिया टैक्स पालिताना जैसे तीर्थ स्थलों से हटा दिया। अकबर ने उन्हें जगत गुरु का टाइटल दिया। ये सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी, अकबर समझदार था। वो जानता था कि जैन व्यापारी मुगल साम्राज्य की इकोनॉमिक बैकबोन है। अगर वो नाराज हो जाएं तो ट्रेड रुक सकता है, टैक्स कलेक्शन घट सकता है और साम्राज्य कमजोर हो सकता है। और 18वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा डॉट कनेक्ट कीजिए, द हाउस ऑफ जगत सेठ। मुर्शिदाबाद के ओसवाल जैन फैमिली, जिनका असली नाम माणिक चंद और फतेह चंद था, इन्हें वर्ल्ड बैंकर कहा जाता था। इनकी वेल्थ इतनी थी कि उनके बारे में कहा जाता था कि वो गंगा को सोने की दीवार से रोक सकते हैं। जरा सोचिए, इतनी वेल्थ। उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल को फाइनेंस किया, मुगल एम्परर फर्रुख सियर को गद्दी पर बिठाया और यहां तक कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लोन्स दिए। जब रॉबर्ट क्लाइव प्लासी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके पीछे जगत सेठ का पैसा था। आयरॉनिक है ना, जिस कंपनी ने भारत पर राज किया उसे शुरुआत में एक जैन बैंकर ने फाइनेंस किया था। द लॉजिक, जैन्स ने कैपिटलिज्म को इंडिया में तब एस्टैब्लिश किया जब यूरोप में इसका नाम भी नहीं था। उनका ट्रस्ट और नेटवर्क हुंडी सिस्टम पर चलता था, जो आज के मॉडर्न बैंकिंग का प्रिकर्सर है। हुंडी सिस्टम क्या था? यह एक अनौपचारिक लेकिन बेहद भरोसेमंद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था। कोई व्यापारी दिल्ली में हुंडी लिखकर देता था और उसका पार्टनर कलकत्ता में बिना किसी देरी के पैसे दे देता था, बिना किसी लिखित कॉन्ट्रैक्ट के, सिर्फ भरोसे पर। यह भरोसा सदियों से बना हुआ था और यही जैन बिजनेस कम्युनिटी की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन जैन सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं थे, दक्षिण भारत में भी उनकी एक मजबूत उपस्थिति थी, जिसने भारत की संस्कृति और आर्किटेक्चर को गहराई से प्रभावित किया। भाग 6, साउथ इंडियन रेजिलियंस एंड मॉडर्न रिफॉर्म्स। हमने नॉर्थ की बात की, लेकिन साउथ इंडिया दिगंबर ट्रेडिशन का किला रहा है। तमिल जैन्स या समनार 2000 साल से ये वहां है। उन्होंने शिलप्पदिकारम जैसे महान एपिक्स लिखे। उनका सरनेम अक्सर नैनार होता है।
क्या आप जानते हैं कि तमिल साहित्य के 3 सबसे पुराने महाकाव्य शिलप्पदिकारम, मणिमेखलय और सीवक चिंतामणि सभी जैन लेखकों ने लिखे थे? तमिल भाषा और संस्कृति पर जैन्स का गहरा प्रभाव रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक, चतुर्थ और सैतवाल कम्युनिटीज ने वहां के किंग्स राष्ट्रकूट गंगा के साथ मिलकर गोमतेश्वर या बाहुबली जैसे कोलोसी बनवाए। श्रवणबेलागोला का 57 फीट ऊंचा बाहुबली का मोनोलिथ दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। हर 12 साल में होने वाला महामस्तकाभिषेक देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन 17वीं सेंचुरी में फिर से बदलाव आया। लोगों ने भट्टारकों यानी रिलीजियस हेड्स के रिचुअलिज्म के खिलाफ आवाज उठाई। स्थानकवासी श्वेतांबर, जो मूर्ति पूजा नहीं करते, ये लोग मंदिरों में नहीं जाते बल्कि स्थानक नामक जगहों पर इकट्ठा होते हैं और सिर्फ धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। उनका मानना है कि मूर्ति पूजा मूल धर्म का हिस्सा नहीं थी। तेरापंथ, दिगंबर और श्वेतांबर, इन्होंने 13 प्रिंसिपल्स पर फोकस किया और धर्म को सिंप्लीफाइड बनाया। श्वेतांबर तेरापंथ की शुरुआत आचार्य भिक्षु ने 1760 में की थी, जबकि दिगंबर तेरापंथ 19वीं सेंचुरी में आचार्य शांति सागर जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। ये रिफॉर्म मूवमेंट्स बताते हैं कि जैन धर्म स्थिर नहीं था, वो समय के साथ बदला, खुद को रीइन्वेंट किया और नए चैलेंजेस का सामना किया। तो दोस्तों, पूरे सफर का समरी क्या है? ऋषभदेव ने सोसाइटी का स्केलेटन बनाया, महावीर ने एथिकल सोल डाली और एक फेमिन ने सेक्ट्स को डिवाइड किया। जब राजपूत वॉरियर्स ने तलवार छोड़कर अहिंसा अडॉप्ट की तो उन्होंने अपनी एनर्जी को नॉलेज और ट्रेड में लगाया। आज आप जो सरनेम्स लिखते हैं, शाह, मेहता, अग्रवाल, कासलीवाल, कोठारी, सोनी, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हजारों सालों का सर्वाइवल रिकॉर्ड है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो बताता है कि कैसे छोटी सी कम्युनिटी ने अपनी आइडेंटिटी बचाए रखी, अपने वैल्यूज को प्रोटेक्ट किया और हर जमाने में खुद को ढाल लिया। जैन्स ने प्रूव किया कि धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं होता। धर्म का मतलब होता है एक ऐसी लाइफस्टाइल जहां आप वायलेंस से दूर रहें, लिटरेसी को ऊपर रखें और इंटेग्रिटी से वेल्थ क्रिएट करें। यही वजह है कि आज ये 0.4% लोग भारत की इकोनॉमिक बैकबोन है। जब देश में कोरोना महामारी आई तो इन्हीं जैन कम्युनिटी ने सबसे ज्यादा डोनेशन किया, फ्री भोजनालय चलाए और जरूरतमंदों की मदद की। जब देश को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत थी तो जैन समाज ने स्कूल कॉलेज खोले। जब देश को हॉस्पिटल्स की जरूरत थी तो जैन समाज ने चैरिटेबल हॉस्पिटल्स खोले। दोस्तों, हिस्ट्री हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताती, वो हमें हमारी आइडेंटिटी बताती है। नेक्स्ट टाइम जब आप अपना सरनेम लिखें तो याद कीजिएगा कि आपके पीछे हजारों सालों का एक महान हिस्टोरिकल कनेक्शन जुड़ा है। और अगर आप किसी और कम्युनिटी से हैं तो ये समझिए कि भारत की ताकत इसी डाइवर्सिटी में है। हर कम्युनिटी की अपनी कहानी है, अपना संघर्ष है और अपनी कंट्रीब्यूशन है। जैन समाज उनमें से एक है, एक ऐसा समाज जिसने अहिंसा को धर्म नहीं बल्कि लाइफस्टाइल बनाया और दुनिया को दिखाया कि एथिक्स और इकोनॉमिक्स साथ साथ चल सकते हैं। उम्मीद है आपको जैन समाज की ये डीप डाइव हिस्ट्री पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये इन्फो औरों तक पहुंचनी चाहिए तो इसे शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय जिनेंद्र।